हेलो एवरीवन। अभी तक हमने सेकेंड चैप्टर अपना स्टार्ट किया है। उसकी हमने फर्स्ट वीडियो शूट की थी जिसमें हमने देखा था कि सीमेंट की क्या हिस्ट्री रही है, क्या सीमेंटेशियस मटेरियल कैसे अलग अलग कंट्रीज में रोमन्स, ग्रीक्स, इंडियंस कैसे सीमेंटेशियस मटेरियल अभी तक प्रोड्यूस करते थे। फिर हमने देखा कि सीमेंट मैन्युफैक्चर होना कैसे स्टार्ट हुआ और सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से केमिकल्स या ऐसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिससे सीमेंट में उसकी सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी आती है। तो आज हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट और उसके साथ ही हम समझेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जिसकी वजह से सीमेंट में जो सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी होती है वो कैसे कौन से रिएक्शन से आती है। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और हम अपना सेकेंड वीडियो सीमेंट का स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये है मेरी स्क्रीन। हम स्टार्ट करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट से। मैं आपको इससे पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ। जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट या केमिकल जो कंपोजिशन का जो सीमेंट का जो हमारा टॉपिक है, आप प्लीज़ इसको समझिए कि आपको इसको सिर्फ जो मेन केमिकल होते हैं इसमें, हम इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक बोक्स कंपाउंड होता है, वो एक उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको सिर्फ उसको समझना है, आपको पूरी रिएक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आएंगी। हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ जो डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट कंडीशंस होती है, वहीं पर ही हमें बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करने की उन्हें ज़रूरत होती है। हमें सिर्फ जो मेन बोक्स कंपाउंड के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उनको समझने की ज़रूरत है कि उनका इफेक्ट सीमेंट के ऊपर कैसा होता है। हम थोड़ा सा देखते हैं। द रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट आर लाइम, सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। तो हमने देखा था कि कैलकेरियस मटेरियल और आर्जिलेशियस मटेरियल को मिक्स करते हैं। तो ये कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल के रॉ पार्ट्स हैं, जिसको हम लाइम कह रहे हैं, सिलिका कह रहे हैं, एल्यूमिना है और आयरन ऑक्साइड है। दीज ऑक्साइड्स react or interact with each other in the kiln at very high temperature to form more complex compound known as Box compound। जो हमने बताया था कि जो किल्न में जो क्लिंकर बनता है, जो बहुत हाई टेम्परेचर होने के कारण से जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, वो यही एलिमेंट्स होते हैं और वो आपस में रिएक्ट करने के बाद बोक्स कंपाउंड बनाता है। उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोक्स कंपाउंड कहते हैं। The relative composition of these compounds influence various properties of cement। अब इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, इन एलिमेंट्स की कंपोजिशन ही सीमेंट की प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर जाती है कि किसी एलिमेंट की क्वांटिटी अगर कंपोजिशन अगर ज़्यादा हो गई तो सीमेंट की प्रॉपर्टी उससे चेंज हो जाएगी। जो ऑक्साइड्स जो सीमेंट में पाए जाते हैं उनका एक रिलेटिव कंटेंट, एक परसेंटेज कितना होता है, वो हमने एक एवरेज दिखाया हुआ है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसको। मैं नेक्स्ट मूव ऑन करूँगा। बोक्स कंपाउंड, जिसके बारे में मैंने अभी बोला कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। तो बोक्स कंपाउंड अगर आप समझेंगे तो उसमें 4 तरीके के हमारे कंपाउंड होते हैं। एक होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला भी वहाँ दिया हुआ है, जिसको एब्रीविएशन में क्या बोलते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, सिमिलरली उसका एब्रीविएटेड फॉर्मूला दिया है। तीसरा होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और चौथा होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। तो ये इन ऑक्साइड्स की रिलेटिव कंटेंट है, इन ऑक्साइड का कंपोजिशन है कि कितना होता है, और वो आपस में रिएक्ट करने के बाद उसमें एक टेंटेटिव जो कंपोजिशन बनती है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की 54%, डाई कैल्शियम सिलिकेट की 16.6%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की 10% और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट की 9 to 10%। ये इनकी टेंटेटिव कंपोजिशन होती है बोक्स कंपाउंड में। द लास्ट 2 ऑक्साइड्स आर अल्कली ऑक्साइड्स एंड पार्टिसिपेट इन अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। अगर आपको याद होगा, हमने एग्रीगेट में बात किया था कि सीमेंट में जो अल्कली प्रेजेंट होती है वो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें जो ऑक्साइड कंपोजिशन दिया हुआ है, इसमें जो लास्ट 2 कंपाउंड हैं, जैसे हमने उस समय भी बात किया था, पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, ये ही अल्कली ऑक्साइड्स हैं और ये एग्रीगेट के सिलिका के साथ में, एक्टिव सिलिका के साथ रिएक्शन करके अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को बढ़ावा देते हैं।
अब हम बोक्स कंपाउंड को थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और यही दोनों कंपाउंड्स सीमेंट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। टुगेदर दे कंस्टिट्यूट 70 to 80% ऑफ सीमेंट। वो सीमेंट के 70 से 80% सीमेंट में होते हैं। द एवरेज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज अबाउट 45% एंड डाई कैल्शियम सिलिकेट इज अबाउट 25%. Slight increase in lime content during production of cement causes free lime existence in clinker, which causes unsoundness in cement. अगर हमने एक भी पार्ट उसका थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, अगर हमने थोड़ा सा भी लाइम को बढ़ा दिया तो उसमें फ्री लाइम रह जाएगा और उससे सीमेंट में अनसाउंडनेस आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने सिलिका थोड़ा सा बढ़ा दिया तो जो हमारा क्लिंकर है वो फॉर्म होने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो वहाँ पर प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में फ्यूज होने में प्रॉब्लम हो सकती है। सीमेंट्स विद हाई टोटल एल्यूमिना एंड हाई फेरिक ऑक्साइड कंटेंट इज फेवरेबल टू प्रोडक्शन ऑफ हाई अर्ली स्ट्रेंथ इन सीमेंट्स। जो उसका टोटल एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड है, हाई फेरिक ऑक्साइड कंटेंट है, दैट इज फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई अर्ली स्ट्रेंथ इन सीमेंट्स। जहाँ पे हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होती है सीमेंट्स में, उसमें जो एल्यूमिना कंटेंट होता है और जो फेरिक ऑक्साइड कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये वापस से इसी तरीके की एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट है लाइमस्टोन, मतलब कैल्केरियस मटेरियल और आर्जिलेशियस मटेरियल। कंपोनेंट्स एलिमेंट्स इन रॉ मटेरियल, इन जो ये जो ऊपर रॉ मटेरियल दिए इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें ऑक्सीजन है, सिलिका है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। इनका ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है और उसके बाद उससे वो क्लिंकर बनने के बाद कंपाउंड फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा बोक कंपाउंड, जिसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है। उसके बाद उसको क्लिंकर को ग्राइंड करने के बाद हमारे अलग अलग तरीके के सीमेंट बनते हैं और उस सीमेंट का हाइड्रेशन करने से CSH जेल जनरेट होता है। ये हमारा एक फ्लो चार्ट है सीमेंट का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की। अब हाइड्रेशन बेसिकली होता क्या है? जब पानी सीमेंट के ऊपर पड़ता है, जब सीमेंट में पानी को मिक्स किया जाता है, उससे जो उसका जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। सीमेंट एक्वायर एडेसिव प्रॉपर्टी ओनली व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। सीमेंट हमने देखा है जब भी रॉ स्टेट में होता है, जब ड्राई स्टेट में होता है तो उसमें सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी नहीं होती है। जब उसमें पानी को मिक्स किया जाता है, जब उसका हाइड्रेशन होता है, तभी अल्टीमेटली उसमें हमारा cementitious property आती है। The chemical reaction that takes place between cement and water is known as hydration of cement. Hydration of cement can be visualized in two ways, through solution and solid state. इसको हम समझेंगे कैसे। Cement compounds dissolve to produce a super saturated solution from which different hydrated products get precipitated. ये बात हो रही है हमारा जो पेस्ट बनता है वो कैसे बनता है कि जो सीमेंट कंपाउंड होते हैं वो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है, जो पूरी तरीके से सैचुरेट होकर मिक्स होकर बन जाता है एक सॉल्यूशन। वाटर अटैक्स ऑन सीमेंट कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट, कन्वर्टिंग द कंपाउंड्स इनटू हाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस एंड प्रोसीडिंग टू इंटीरियर ऑफ द कंपाउंड्स विद टाइम। अगर मैं एक बहुत छोटे पार्टिकल को लूँ सीमेंट के, तो पानी पहले एक पार्टिकल पर अटैक करता है, उस पार्टिकल को सराउंडिंग को पूरी तरीके से हाइड्रेट करता है, फिर धीरे धीरे उस पार्टिकल के अंदर तक जाके उसको पूरी तरीके से हाइड्रेट कर देता है। Former mechanism predominate in early stage of hydration due to availability of large amount of water and later predominate in later stages of hydration. Former mechanism का मतलब है जो उसके आउटर सरफेस, अगर हम एक सीमेंट पार्टिकल की बात करें, उसका जो एक आउटर सरफेस है उसको हाइड्रेट करने के लिए वो तो तुरंत हो जाता है क्योंकि पानी बहुत सारा अवेलेबल है, पूरी तरीके से उसको हाइड्रेट करने लगता है। फिर जो अंदर 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 पार्टिकल के भी जाने की बात है तो वो लेटर स्टेज में धीरे धीरे होती जाती है। अब हम देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है। जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एक जो प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें हीट रिलीज होती है।
अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम मास कंक्रीट करने जाते हैं, जब भी हम मास कंक्रीट करने जा रहे होते हैं, वहाँ पे हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने मास कंक्रीट की है और वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज हो रही है, उससे श्रिंकेज क्रैक्स कंक्रीट में डेवलप हो सकते हैं। हम इसको पढ़ते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन. It can be practically seen if freshly mixed cement is kept in a flask and its temperature is noted at intervals of time. तो ये अगर हमें फील्ड पे पता लगाना है तो हम एक फ्लास्क में सीमेंट का हाइड्रेशन करके देख सकते हैं और वहाँ पे टेम्परेचर को नाप सकते हैं. स्टडी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मास कॉन्क्रीटिंग लाइक इन टैंक्स. जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हम मास कॉन्क्रीटिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत खास ख्याल रखना होता है. It is observed that temperature in the interior of large mass concrete is up to 50 degrees centigrade above the original temperature of concrete at the time of placing. इससे हमारी कंक्रीट की प्लेसिंग होती है वहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है. On mixing with water, a rapid evolution of heat takes place due to the reaction of aluminates and sulfates. हमने ऊपर देखा था कि जो एल्यूमिना और जो सल्फेट होते हैं वो हमारे अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो उसका रीज़न यही है कि उनका जो रिएक्शन होता है वो रैपिड होता है. ऑन मिक्सिंग विद वाटर अ रैपिड इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनेट्स एंड सल्फेट्स. दिस इवोल्यूशन ऑफ हीट इज सून सीज्ड बाय जिप्सम. हमने मैन्युफैक्चरिंग में देखा था कि हम उसकी स्पीड को, उसकी सेटिंग को धीरे से रोकने के लिए जिप्सम ऐड करते हैं. तो जो रैपिड रिएक्शन हुई एल्यूमिना की और सल्फेट की, उससे वो सेट होने गया लेकिन वो जिप्सम ने उसको सीज कर दिया. नेक्स्ट हीट इवोल्यूशन इज ऑन अकाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एट्रिंजाइट एंड मे ऑल्सो बी ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट. फिर धीरे धीरे उसके दूसरे कंपाउंड, दूसरे एलिमेंट्स रिएक्ट करना चालू किए और उससे हीट ऑफ हाइड्रेशन धीरे धीरे डेवलप होना चालू होती है. सॉरी. डिफरेंट कंपाउंड्स हाइड्रेट एट डिफरेंट रेट्स एंड लिबरेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट. जो बोक्स कंपाउंड के डिफरेंट 4 कंपाउंड हमने देखे थे, उन चारों कंपाउंड्स को मिला के हम बोक्स कंपाउंड कहते हैं. तो हमने जो देखा था कि चारों जो कंपाउंड्स हैं अलग अलग रेट से हाइड्रेट होते हैं और अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट को लिबरेट करते हैं. Fineness of cement also influence the rate of development of heat, but not total amount of heat. अगर वो फाइननेस जो सीमेंट की जो फाइननेस है उससे डेफिनेटली जो हीट का डेवलपमेंट है, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो इफेक्ट करता है. बट टोटल अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सेम है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो इफेक्ट नहीं करती है. The total quantity of heat depends on relative quantities of major compounds present in cement. जो सीमेंट में मेजर कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उनकी टोटल क्वांटिटी से डिपेंड करेगा कि हमारी हीट जो टोटल जनरेट होगी वो कितनी होगी. The hydration process is not an instantaneous one. The reaction is faster in early stage and continues indefinitely at a decreasing rate. आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सीमेंट का जो हाइड्रेशन है वो लंबे समय तक चलता है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने बाद वो हाइड्रेशन ख़त्म हो गया, सीमेंट कंक्रीट अपना सेट हो गया, सब कुछ हो गया. ऐसा नहीं होता है. उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो पानी अवेलेबल होता है उससे वो धीरे धीरे कंटिन्यू हाइड्रेट होता रहता है. इट गोज़ फॉर एन इंडेफिनिट टाइम. इसमें एक नोट है. द हाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ द सीमेंट कंपाउंड इन अ ग्रेन ऑफ सीमेंट एडर्स फर्मली टू एन अनहाइड्रेटेड कोर इन द ग्रेन्स ऑफ सीमेंट. दैट इज टू से unhydrated cement left in a grain of cement will not reduce the strength of cement mortar or concrete as long as the products of hydration are well compacted. जो हमारा हाइड्रेटेड पार्टिकल है वो अनहाइड्रेटेड पार्टिकल को उसके साथ एडर हो जाता है, उसके साथ चिपक जाता है या उसको भी वो हाइड्रेट करना स्टार्ट कर देता है. तो अगर उसमें कोई अनहाइड्रेटेड ग्रेन, अनहाइड्रेटेड पार्टिकल रह जाता है, वो हाइड्रेट नहीं होता है, तो उससे सीमेंट की स्ट्रेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है. तो
ये हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। हीट ऑफ हाइड्रेशन का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम मास कंक्रीटिंग करने जा रहे हैं हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। उसका सॉल्यूशन होता है कि हम उसको ठंडे पानी से एकदम आइस कूल वाटर से हम लोग कंक्रीट को मिक्स करें, जिससे उसका टेम्परेचर और कम हो जाए, तो मास कंक्रीटिंग में जो हीट लिबरेट हो उसको हम रिकवर कर सकें। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने देखे कि बोक्स कंपाउंड क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपको केमिकल कंपोजिशन ध्यान रखनी है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रिएक्शन पढ़ें, पूरा रिएक्शन को समझें, क्योंकि वो एक केमिस्ट्री रिसर्च का एक अपना पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड प्लीज़ सजेस्ट मी इफ़ यू वांट समथिंग, इफ़ यू वांट एनी help. Please talk to us. Please comment. Email me. My mail ID is info@silverlinetm.com. Thank you guys.